जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे और लगातार अपना टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होंगे। तो आप लोगों और बेहतर बनाने के लिए कनेक्ट टू एग्जाम पे हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग का मॉक टेस्ट चला रहे हैं। रीजनिंग के मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्लास के माध्यम से आपसे बातें होती रहेंगी और क्वेश्चन किस तरफ से आते हैं एग्जाम में उस टाइप से हम देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, अंक दिया गया है और अंक के बीच में एक सिंबल दिया गया है। इस तरीके से प्रश्न बना हुआ है कि सिंबल के बाद ये दिया गया है अंक है, उसका इस तरीके से कोडिंग किया गया है। ये बोल सकते हैं एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। तो उसी टाइम क्या दिया गया है इसमें, यदि दिया गया है यदि 14 स्टार 64 है बराबर 39, इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। उसका मान ज्ञात करना है। जो आपको समीकरण दिया गया है, जो इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा होगा या वही पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा होगा, उसी टाइप का पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा होगा, तो उसी पैटर्न हिसाब से इसको जो प्रश्न दिया गया है, तो प्रश्न पूछा गया, इसको हल करना है। तो हमें मेन रीजन क्या होता है, पैटर्न पकड़ना क्या होगा कि इसे पैटर्न कौन सा लग रहा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अंकों के ऊपर ध्यान देते हैं कि अंक अगर संक्रिया इन दोनों का अंक देखें, उसके बाद जो बराबर के बाद वो जो अंक है अगर बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है तो हो सकता है ये स्टार का मतलब गुणा हो सकता है, कभी भाग हो सकता है। तो कई गणितीय संक्रियाएं हो सकती हैं, बस वही आपको फॉलो करना है, कौन सा चेक करना है कि कौन सा इसे फॉलो कर रहा है। तो ऐसे में इसी क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें कोइन में आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। जैसे देख रहे हैं इसमें 14 और 64 है, तो इसका अगर हम योग करें तो इसमें देख रहे हैं 14 और 64 का योग करेंगे, 64 4 68 10 78 हो रहा है, 78 हो रहा है, जो कि 39 से काफी दूर है। तो इसमें हम पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है ये जो योग करने पर। अगर घटाना करें तो घटाना इसमें संभव नहीं है क्योंकि ये माइनस में नहीं है, ये माइनस में है। इसमें देख रहे हैं इसमें भी अगर जोड़ घटाना करें तो इसमें भी संभव नहीं है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है। कैसे, क्या देख रहे हैं, 19 और 9 है और 17 है। 17 और 9 में अगर योग करें तो क्या 26 प्राप्त हो रहा है, 26 प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसमें दिया गया है बराबर में 13 दिया गया है। तो 13 जो 26 में से कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि 26 लाने के लिए कि 26 में क्या कर दें जो कि हमें 13 प्राप्त हो जाए। तो हो सकता है अगर स्टार की जगह हम प्लस रखें और जो योगफल आ रहा है 26 आ रहा है इसका, उसमें अगर 2 से भाग दे दें तो 13 प्राप्त होगा। कैसे हमने पैटर्न प्राप्त किया, क्योंकि 26 आ रहा था हमारा योग करने के बाद और हमारे बराबर में 13 दिख रहा था, इसलिए हमने 2 से डिवाइड करके चेक किया। अब देखते हैं इसमें भी चेक करते हैं, अगर यही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो ये पैटर्न सही से क्वेश्चन चेक करेंगे। तो पहला चेक करते हैं, जैसे दिया गया है 64 और 14 दिया गया है, दोनों का योग करते हैं। तो 64 और 14 में क्या करेंगे, 64 4 68 10 78 हो रहा है। 78 में अगर 2 का भाग करें क्या प्राप्त होगा, 39। अब देख रहे हैं हमारा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, सेम पैटर्न ऐसा पैटर्न इसमें भी फॉलो करेगा। जब तीनों में वही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हमें जो प्रश्न दिया गया इसको प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है, 52 स्टार दिया गया, स्टार की जगह हम 46 प्लस रखेंगे और 46 है। इनका हम योग करते हैं, क्या योगफल आएगा 6 2 8 5 4 9, इनका हम 2 से भाग करना है तो क्या आएगा 49। क्या आ रहा है, 49 आ रहा है। अर्थात इसका जो कोडिंग दिया गया था ये स्टार का मतलब प्लस था और प्लस का जो है हमने प्लस करने के बाद जो है इसको 2 से डिवाइड किया। तो इस तरीके से गणितीय संक्रिया करने के बाद हमें जो है प्राप्त हो रहा है 49। तो इस तरह के ही पैटर्न आपके एग्जामों में आते हैं। तो बस यही आपको मेन मुद्दा होता है कि किसको किस तरीके से पकड़ेंगे, किसकी इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो पैटर्न पकड़ने के लिए आपको क्या सबसे पहले क्या होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के माध्यम से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतनी जल्दी पैटर्न को पकड़ने में आपको आसानी होगी। तो इसीलिए हम आपको मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें भी दिया गया है, क्या है, इसमें दिया गया है एंथुजियास्टिक, ये आपका अक्षर दिया गया है और ये दिया गया है आपके क्वेश्चन में कि ऐसे इन अक्षरों से कौन सा ऐसा अक्षर है जो इन ऑप्शनों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे टाइप प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि कुछ इन जो ऑप्शन है, ऑप्शन में कुछ एक ऐसा वर्ड होगा जो इन अक्षरों में से जो नहीं दिख रहा होगा, जो नया इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। स्टैटिक में देख रहे हैं STATIC है और इसमें देख रहे हैं STIC है, बाकी ये देख रहे हैं ये हमारे यहाँ भी मिल रहा है। अर्थात तो ये स्टैटिक जो है ये बन सकता है, स्टैटिक जो है ये बन जाएगा। हमें ऐसा देखना है जो नहीं बनेगा तो ये बन जाएगा। फिर देखते हैं आगे, इसमें देख रहे हैं CHOATE,
CHOAT में देख रहे हैं, इसमें क्या कुछ नया दिख रहा है, क्या दिख रहा है वो इसमें नया दिख रहा है। जो आपके प्रश्न दिया गया है एंथुसियास्टिक में सभी अक्षर के अलावा जो है ओ नया दिख रहा है। जब ओ नया दिख रहा है तो यही अक्षर जो हो सकता है ये न बने। चेक करते हैं और ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं। इसमें देख रहे हैं सैटिन में बाकी सब दिख रहे हैं, सैटिन में सभी अक्षर हैं। इसमें देख रहे हैं थ्यूज में सभी अक्षर हैं। तो इसमें जब नया अक्षर हमें मिल गया तो हमारा ऑप्शन यही सत्य हो गया, हमें और आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन ये बी वाला सही हो गया। अब इसमें ऐसे दिया गया है, क्या दिया गया है, पी और क्यू दिया गया है। पी और क्यू का अर्थ क्या है, कुछ घटती संक्रियाएं हैं। घटती संक्रिया में क्या हो सकती हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग कुछ भी हो सकता है। तो इसमें समीकरण दिया गया है, अंक और उनको बीच में गति जो है पी और क्यू दिया गया है। पी और क्यू का जो है आपको देखना है कि इस पी और क्यू का अर्थ क्या है। तो इसमें अगर अर्थ ढूंढना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो चेक करते हैं, क्वेश्चन में भी ये कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में भी आंसर आपको छुपा रहता है, बस आपको खोजने की जरूरत होती है। तो आप उसको खोजेंगे कैसे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उससे। तो उसमें देख रहे हैं पी 24, पी 12, क्यू 13 बराबर 15 है। अब देख रहे हैं संख्या जो है बराबर के बाद बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है, अर्थात जो है हमारा क्या हो सकता है, या तो जोड़ हो सकता है या जो है घटाना हो सकता है, और भाग का जरूर होगा, क्योंकि संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है। क्योंकि देख रहे हैं जो जिस हिसाब से संख्या चल रही है, इसमें भी देख रहे हैं संख्याएं जिस हिसाब से बड़ी हैं, लेकिन बराबर की इस तरफ संख्याएं काफी जो है छोटी दिख रही हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले प्लस वाला चेक करते हैं। प्लस वाला चेक करेंगे क्या होगा, 24 पी को हम प्लस माने तो प्लस क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। भाग को अगर भाग पी को हम भाग को मानेंगे, क्योंकि जिसमें देख रहे हैं 24 और 12 देख रहे हैं आपस में हो सकता है ये भाग कट जाए। तो हम पी को अगर हम भाग मान लें तो क्या होगा, पी से और ये क्यू 12 दूना 24 में 12 से करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब देख रहे हैं 2 है और 13 है और बराबर में 15 है, अर्थात क्या होगा, अब हमें जब 2 प्राप्त हो गया है, 13 भी प्राप्त हो गया है, बराबर के हमें आंसर भी प्राप्त क्या है, तो हमें क्यू को अब क्या बोल सकते हैं, क्यू को प्लस बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पी को हमने भाग का चिन्ह बनाया और क्यू को जो है अर्थ है प्लस। अब चेक करते हैं इसमें भी अगर ये फॉलो कर रहा है तो हम इसी तरीके से प्रश्न को भी देखते हैं। देखेंगे क्यू का जहां है हम यहाँ प्लस रखेंगे और पी जहां है वहां हम भाग का चिन्ह रखते हैं। तो इसमें देखते हैं 14 चौका 56, 4 प्राप्त हो रहा है, और इसमें देख रहे हैं 16 प्लस 4 हो रहा है बराबर 20। अर्थात ये पैटर्न हमें पूरी तरह से निश्चित हो गया है कि ये पैटर्न सेम वही है जो पी का अर्थात क्या है, अर्थ है भाग, और क्यू का अर्थ है प्लस। इस तरह के पैटर्न है। तो जहां जहां पी होगा और क्यू होगा हम वहां उसका मान रखेंगे। समीकरण दिया गया है 47, पी है, पी का अर्थ हम रखेंगे भाग 29 और क्यू को दिया गया है प्लस 22। अब इसको हल करते हैं तो 29 देख रहे हैं 87 है, 29 में 3 बार गुणा करेंगे, अर्थात 87 में 29 से भाग करेंगे 3 प्राप्त होगा, और 22 3 25। तो इस तरह से 25 आंसर प्राप्त हुआ, जो हमारा ऑप्शन जो है ए है। तो ये देख रहे हैं इस टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं, और ये हाल ही में आपके एग्जाम हुआ था रेलवे एनटीपीसी 2021 में, और शिफ्ट जो है सेकेंड शिफ्ट में है। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं आपके। तो ऐसे प्रश्न को इस तरीके से आपको हल करना होता है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देख रहे हैं ये दिया गया है, रेखा आरेख दिया गया है, इसमें रेखा बिंदु दिया गया है, और उसमें क्या दिया गया है कि दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। तो आपको रेखा ऐसा रेखा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कक्षा 1 2 3 में ऐसे आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो इसमें आपको बताना है कि 6/5 को जो है ये अक्षर दिए गए हैं, अक्षरों में से कौन सा पैटर्न कौन सा अक्षर होगा। तो ऐसे प्रश्नों के क्या करना है, इसमें देख रहे हैं यहाँ जो है आर के पहले जो है ये 1 दिखा गया है ये लाइन में, और डब्लू को जो है यहाँ है, और देख रहे हैं 2 है। डब्लू को हम क्या मान सकते हैं, 0.5 मान सकते हैं, 0.5 मान सकते हैं। आर है तो आर से जो है इसमें इस तरीके से चलते हैं। तो चेक करते हैं क्या है, 6/5 को हम अगर हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1.2, और ज्यादा इसको सरल करने पर हमें 1.2 प्राप्त हो रहा है। अब 1.2 हमें संख्या ये श्रेणी में देखना है कि 1.2 कहाँ है। ये हमें प्राप्त है, और हमें 1.2 ढूंढना है। तो ये हमारा ये जो आर दिख रहा है ये हमारे देख रहे हैं 0.2 के बिंदु पर है। अर्थात क्या है, 1.2 को किस तरीके से निश्चित करेंगे, आर 0.2 को हम इस तरीके से निश्चित करेंगे कि आर से जो है जो ऑप्शन आर में दिख रहा होगा वही ऑप्शन दिख रहा सही होगा। हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में आर दिख रहा हो, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है।
तो एक दशमलव को हमने r से निश्चित किया गया है और ये हमारा ऑप्शन डी सही है। अब ये भी दिया गया है, आपको दिया गया है अक्षर दिए गए हैं, अक्षरों में दिया गया है कि ए पी बी का अर्थ है ए प्लस बी है, अर्थात क्या दिया गया है, दो अल्फाबेट दिए गए हैं ए और बी, और उसके बीच में जो है पी एस इस तरीके से दिए गए हैं, उनका जो है अर्थ जो है गणितीय संक्रिया में प्लस माइनस गुणा और भाग इस तरीके से है। तो जिस तरीके से आपको गणितीय संक्रिया में दिया गया है, बस जो है संख्याएं की जगह ए और बी दिया गया है, बाकी गणितीय संख्याओं की जगह इस तरीके से दिया गया है। तो हमें क्या करना है, जो इसमें समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हल करना है। तो समीकरण में देख रहे हैं सभी में जो है जो अर्थ अक्षर है, अक्षर का अर्थ दिया गया है, सिंबल गणितीय संख्याएं, उन्हीं को हमें रखना होता है। तो हम रखते हैं, समीकरण बनाते हैं। पी का अर्थ आपको दिया गया है प्लस, तो प्लस रखते हैं हम 6। यस का अर्थ क्या दिया गया है, यहाँ माइनस दिया गया है तो माइनस रखते हैं और 3। एम है, एम का अर्थ दिया गया है गुणा 4, और डी का अर्थ आपको दिया गया है भाग, डी को भाग से जो है कोडिंग किया गया है। तो हमारा ये समीकरण पूर्ण हुआ। अब हमें इसे हल करना है, तो सबसे पहले किसको हल करते हैं, भाग वाले चिन्ह को हल करते हैं। इसको और हल करेंगे तो क्या होगा आपका 5 + 6 - 3 × 4 / 8। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको आपको समझने के लिए। अब क्या हो गया 4 दूना 8, 3/2 हो गया ये, -3/2। अब हमें जोड़ वाला देखना है, जोड़ वाला संख्या देखना है, तो 6 × 5 = 11 हो गया। अब क्या हो गया 11 - 3/2। अब इसको हल करते हैं तो आपका 11 दूना 22 -3/2 तो आया 19/2। इसको हल करेंगे, दशमलव में दिया गया है आपको, तो इसको हल करेंगे तो 9.5 प्राप्त होगा। 9.5 कौन से ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य हो गया। तो ऐसे प्रश्न भी आपके दिए जाते हैं। अब आपको दिया गया है पासे से, इसमें क्या दिया गया है, एक पासा दिया गया है, एक ही पासे के 3 स्थितियां दी गई हैं, और उसमें आपको क्या ढूंढना है कि यू के विपरीत फलक कौन सा होगा। अगर आपसे विपरीत फलक पूछा जाए, कभी भी क्या होता है, अगर 3 फलक होता है तो पासे के कई केस बनते हैं। एक होता है एक सतह कॉमन, एक होता है 2 सतह कॉमन, कभी कभी क्या होता है कोई भी सतह कॉमन ना हो। तो सबसे पहले हमें हमारी प्राथमिकता होती है, अगर विपरीत के केस में आता है, विपरीत प्रश्न पूछा जाए कि विपरीत फलक कौन सा होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से फलक कॉमन हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 सतह कॉमन वाले मिल रहे हैं कि नहीं। तो पहला और दूसरे में देखेंगे तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, पी क्यू एस दिया गया है, क्यू आर यू दिख रहा है। तो पहले और दूसरे के केस में देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं क्यू और क्यू इसमें दिया गया है, अर्थात क्या है, ये हमारा पहला दूसरा दिया है, ये एक सतह कॉमन है। तो एक सतह अगर कॉमन हो तो उसके केस में क्या होता है, जो सतह कॉमन है उससे हम क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, और जो है जो अक्षर कॉमन है, जो अक्षर कॉमन है, कॉमन के अलावा जो अक्षर दिख रहा है, तो अगर कॉमन अक्षर का कभी विपरीत पूछे तो जो अक्षर आपको दिख रहा होगा उसके अलावा जो अक्षर नहीं होगा वही क्यू का विपरीत अक्षर, जो सतह समान है वो उसका विपरीत होगा। तो देखते हैं इसमें दिया गया है क्यू से सतह कॉमन है, तो इसको हम क्लॉकवाइज चलते हैं क्यू से। तो पहले चलते हैं क्यू एस पी, दूसरे में चलते हैं क्लॉकवाइज दूसरे पाते में, तो क्यू आर यू। अब देख रहे हैं इन दोनों पासा में है, ये दो अक्षर दिख रहे हैं, जो है पी, ये क्या दिख रहा है, पी एस आर यू और क्यू, और एक अक्षर नहीं दिख रहा है। हमें क्यू का विपरीत अगर पूछा जाए, तो विपरीत अक्षर पूछा जाए तो देख रहे हैं तीसरे पासे की मदद कर लेना पड़ेगा। तीसरे पासे में देख रहे हैं टी है, तो टी जो है इसमें नहीं दिख रहा, तो क्यू का जो विपरीत होगा आपका टी होगा। अब आपसे सतह जो है विपरीत सतह पूछा जाए कि कौन सा होगा, तो बी जो है ये दिख रहे हैं आपस में, पी का विपरीत यू होगा, एस का विपरीत आर होगा, और क्यू का विपरीत टी होगा। ये आपस में विपरीत सतह है जो आपन सामने हमें दिख रहे हैं। तो ऐसे भी अगर एक सतह कॉमन है तो उसके केस में इस तरीके से हल करेंगे। तो इसका जो यू का विपरीत पूछा गया है, तो यू का विपरीत क्या आ रहा है, पी आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी मिल गया है। अगर हम दूसरे पासे को ना लें, पहले और तीसरे पासे को लें, पहले और तीसरे पासे को लें, इसके और इसको लें, इसमें देख रहे हैं क्या है, पी क्यू एस है, इसमें क्या दिया गया है आपके एस टी पी। इसमें देख रहे हैं पी और एस, पी और एस और पी एस और पी दोनों सतह में, इसमें दोनों दो सतह कॉमन है, इसको आप क्या बोलेंगे, दो सतह कॉमन। अगर दो सतह कॉमन है तो कॉमन सतह के अलावा जो सतह दिख रहे हैं वो आपस में विपरीत होते हैं। तो इसमें विपरीत सतह क्या होगा, क्यू का विपरीत टी होगा। इसमें क्या विपरीत होगा, क्यू और टी, जैसा कि आपको दिया गया है एक सतह कॉमन के केस में हमने देखा था, तो इसमें देख रहे हैं क्यू का विपरीत टी प्राप्त हो गया था। तो दो सतह कॉमन के केस में देख रहे हैं हमने
Q का विपरीत T प्राप्त होता है। अगर दो सतह कॉमन है तो उसको इस तरीके से हल कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे हम। अब इसमें दिया गया है क्या है, जो आपको दिया गया है ये, इसका दिया गया है पार्श्व दर्पण छवि क्या होगा। पार्श्व अर्थात क्या दिया गया है, 36 में, आपके 37 में रखा गया है मिरर, और उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज कहाँ होगा, बगल में बनना है इसका। कभी मिरर इमेज क्या हो जाता है, नीचे बनता है, कभी बनता है बगल में बनता है। तो इसमें जो पार्श्व पूछा गया है अर्थात क्या है, बगल में बन रहा है। तो अगर मिरर इमेज बन रहा है, इसमें सबसे पहले प्राथमिकता क्या होती है, जो अक्षर होते हैं अक्षर का डायरेक्शन बदल जाता है, उनकी स्थिति बदल जाती है। तो क्या होता है, जैसे इसमें दिया गया है, जैसे ये दिया गया है, तो हमारा जो है अंतिम अक्षर ये डॉलर है, तो जो इसका मिरर इमेज बनेगा उसका प्रारंभ का अक्षर जो होगा डॉलर होगा। तो देखते हैं, तो इसका जो बदलाव होगा, लेफ्ट वाला जो है राइट, राइट वाला जो है लेफ्ट, इसी तरीके से घुमाव हो जाएगा इस तरीके से। तो देखते हैं, ये जो दिया गया है, जैसा प्रश्न दिया गया सेम ऐसा ही दिया गया है। इस तरीके से हम ऑप्शन में एक को गलत करेंगे। दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें हमने क्या बताया, बदलाव में था क्या होगा, लेफ्ट में राइट होगा, लेफ्ट राइट वाला जो है लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं एंड प्रारंभ में है, और इसमें देख रहे हैं एंड अंतिम में है। इनका डायरेक्शन भी सेम ऐसा ही है, और जैसे स्टार है और डॉलर है, तो डॉलर यहाँ मिरर के पास में था, मिरर के पास में था, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इसी को हम, और आगे में बढ़ने की जरूरत नहीं है। कंफर्म करने के लिए हम आगे भी चेक कर लेते हैं। अगर इसमें देखें तो ये हमारा मिरर इमेज संभव ही नहीं है। इसमें देख रहे हैं डॉलर पहले है, स्टार भी है, लेकिन इसमें देख रहे हैं डायरेक्शन बदल रहा है किसका, ये जो बना गया है इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स में जो चिन्ह होता है इसका भी याद नहीं आ रहा है। तो इसको देख रहे हैं ये उल्टा भी बन गया है, इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा, बस दाएं का बाएं होगा, बाकी ऊपर नीचे का बदलाव नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है, बी वाला, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो बी वाला ऑप्शन ए जो है बी है, और बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला फिगर। अब इसमें क्या दिया गया है, फिगर दिया गया है, और फिगर में आपको क्या करना है कि इसमें पूछा गया है आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या है। तो इससे कई टाइप के प्रश्न बनते हैं। कभी पूछा जाता है कि कितने इसमें वर्ग, आयत, या इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। कभी पूछा जाता है लाइनों की संख्या होती है, तो इसको फिगर काउंटिंग के केस में रखते हैं। तो अगर लाइनों की संख्या पूछा जाए, न्यूनतम लाइनों की संख्या पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। जितने आपको सीधी लाइनें हो रही हैं, बस उनको आप टोटल काउंट कर लीजिए, बस आपको सीधी लाइनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो गिनते हैं, काउंट करते हैं, देख रहे हैं एक बड़ा सा क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो आयत में क्या होता है, आयत में देख रहे हैं क्या बनता है, चार रेखाओं से बनता है इस तरीके से। तो हमारे ये 4 बन रहे हैं, ये बाहरी वाला फिगर देख रहे हैं इसको। तो इसमें देख रहे हैं 4 बन रहा है, उसके अंदर भी देख रहे हैं एक 4 बन रहा है, एक जो है वर्ग बन रहा है। वर्ग भी है, 4 लाइनों से मिलकर बना होता है। अर्थात कितने प्राप्त हो गए हमें, 4 बाहर प्राप्त हो गए, 4 अंदर प्राप्त हो गए। अब देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें एक ऐसे प्राप्त हो रहा है, एक ऐसे प्राप्त हो रहा है, 2 इस तरीके से प्राप्त हो गए, तो हमने 2 इसको काउंट कर लिया हमने। और क्या देख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल अर्थात इस तरीके से 36 लाइनें गई हैं, तो इस तरीके से इसको भी काउंट करेंगे, एक ये हो गया। अब बच्चे 3 देख रहे हैं, खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें देख रहे हैं कितने हो रहे हैं इसमें, 1 2 3 बचे हुए थे, तो इनको भी हम काउंट कर लेते हैं। हमने आपको समझाने के लिए ये लाइनें खींच लिया, बाकी आप वैसे ही काउंट कर ले सकते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इनका ही योग कर लीजिए। कितने हो रहे हैं, 4 4 8 2 10 10 3 13 1 14, कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं। तो न्यूनतम रेखाओं की संख्या क्या होगी, 14 होगी, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, जितने लाइनें होते हैं बस हमने उनको काउंट कर लिया है। अब इसमें दिया गया है कि ये कैलेंडर से प्रश्न है, इसमें क्या दिया गया है, 94 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। ऐसे जो है क्वेश्चन को आसानी से समझे कि क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है। अगर आपको पूछा था कि 94 दिनों में कितने, 94 में कितने दिन होते हैं, 94 अगर वर्ष नहीं दिया होता तो उसके लिए क्या करते हैं, सीधा 7 से डिवाइड करते हैं। इसमें आपको दिया गया 94 वर्ष दिया गया है, तो आपको तो 94 वर्ष दिया है, उसके केस में अलग हो जाएगा। तो उसके केस में क्या होगा, हमें पता है एक साधारण वर्ष होता है जो कि 365 दिनों का होता है, जो कि कितने दिन का होता है, 365 दिन। और हमें पता है 365 दिन में अगर हमें विषम दिन ज्ञात करना होता है, तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमेशा कोई भी एक दिन दिया जाए, अगर 7 से बड़ा है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे विषम दिन ज्ञात करने के लिए। तो इसको भी हम विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 52 जो है, 52 से जो है पूरी 10 कट जाएगा,
और बचेंगे एक। एक जो आपका शेष बच रहेगा वही आपका विषम दिन होगा। अर्थात में एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। इसी के किसी केस में 300 जो है लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष जो होता है आपको पता है, वो इसमें एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है जो कि 366 दिन का होता है। जब एक दिन की बढ़ोतरी इसमें हो जाएगी तो जो आपको विषम दिन होगा, विषम दिन में भी एक दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 94 वर्ष में कितने दिन ज्ञात करना है। तो 94 वर्ष में आपको पता है 94 में एक विषम दिन वो 94 वर्ष में आएगा ही आएगा, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। तो ऐसे केस में हमें 94 आपको विषम दिन 94 विषम दिन प्राप्त हो गए 94 वर्ष में। अब आपको क्या है, 94 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं उसको भी काउंट करना होगा। तो 94 में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, 94 में सीधा 4 से भाग करेंगे। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप, 4 से डिवाइड करते हैं, जो जिससे पूरी तरह से कट जाए वही आपको लीप वर्ष प्राप्त होगा। तो 23 चौका 92, इसमें आपको कितने प्राप्त हो रहे हैं, 23 लीप वर्ष प्राप्त हो रहे हैं। कितने, 23। अब 23 जो है आपके लीप वर्ष प्राप्त हो रहे हैं, तो 23 में अगर लीप वर्ष प्राप्त हो रहे हैं तो इसको हम 23 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, हमें दिन प्राप्त हो गए हैं, अब हम क्या करते हैं, विषम दिन ज्ञात करना है। विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करते जाएंगे। तो 94 देख रहे हैं, 94 के बाद अगर 23 है, 23 में अगर 7 से डिवाइड करें हमें विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 7 त्रिक 21, 2 बच रहा है शेष, 2 आपका जो शेष बच रहा है वही आपका 2 विषम दिन बचेगा। तब ये हमने इसको 23/7 हम भी 94 वैसा ही है। अब हम क्या देख रहे हैं, 94 और 2 आपका विषम दिन आया। अब इसको हम कर लेते हैं, 96 हो जा रहा है इसका योग करने के बाद। अब 96 हो रहा है, अब 7 से ज्यादा है तो इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 13 7 91, 13 बार जो है पूरी तरह कट जा रहा है, बच रहा है कितना दिन, 5। जो 5 बच रहा है आपका वही आपका विषम दिन है। इसमें क्या होता है, विषम दिन में जो पूरी तरह से कट जाए उसके बाद जो शेष बचता है वही आपका विषम दिन होता है। तो 5 आपके शेष बच रहे थे, 5 विषम दिन हो गए। तो इसमें यही आपका प्रश्न था कि 94 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देख रहे हैं, ये भी आपके रेलवे के आरआरबी जेईई 2019 का प्रश्न है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप बड़ी सावधानी से समझेंगे कि प्रश्न पहले पूछ क्या रहा है। बढ़ते हैं अब आगे। अब ये दिया गया है फिगर काउंटिंग से, इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करना होता है। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सबसे आसान तरीका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में आप काउंट कर ले जाते हैं कितने वर्ग बन रहे हैं, इस तरीके से हम आपको समझाते हैं। यहाँ से आप नंबरिंग कर लेते हैं तो आपको हल करने में बहुत ही आसानी होगी। क्या हो रहे हैं, 5 इस तरीके से वर्ग बन रहे हैं और इस तरीके से हम देखते हैं कितने वर्ग बन देंगे, 1 2 3 4 5, 5 इस तरीके से बन रहे हैं यहाँ भी और 5 यहाँ से बन रहे हैं। अब क्या करना होता है, वर्ग के केस में क्या होता है, जो बड़ी संख्या है वहां से हम तिरछे क्रॉस में आपस में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो होता है इसका सभी का योग कर लेते हैं, वही हमारा वर्गों की संख्या ज्ञात करता है। तो करते हैं इसका हम 5 × 5, इस तरीके से हमें चलना होता है। 5 × 5 = 25 हो गया, 4 × 4 16 हो गया, और 3 × 3 9 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, और 1 तो है ही। तो 1 × 1 को हम 1 मान सकते हैं। अब हमें इस तरीके से वर्गों की संख्या ज्ञात करने के केस में हमें ये जो आया है गुणनफल और सभी का योग कर लेंगे, योगफल जो आएगा वही हमारे वर्गों की संख्या हो गया। तो योग करते हैं, क्या हो गया, 16 4 20 20 10 30 और 30 + 25 हो गया, टोटल 55 प्राप्त हो गए आपके। क्या प्राप्त हो गए, 55। वर्गों की संख्या क्या होगी, 55, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो इसमें अगर वर्गों की संख्या प्राप्त हो जाए तो इस तरीके से हल करेंगे, जैसा हमने बताया आपको, राइट रो इनटू कॉलम, जो बड़ी संख्या है उस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो इनका योगफल करेंगे, जो आपका योगफल आएगा वही आपको वर्गों की संख्या प्राप्त होगी। अब ये दिया गया है, इसमें दिया गया है कि रामराज ने घड़ी पहन रखी है, यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है तो मिनट की सुई की दिशा में संकेत करेगी। बहुत ही आसान तरीका है ये। आप इसको हल करने के लिए आप एक समझ लीजिए, घड़ी बनाएंगे, बहुत ही आसानी समझ जाएंगे। ये मान लीजिए आपको घड़ी है और इसमें आपको होता है डायल हो गए 12 6 9 और 3। अब इसमें पूछा गया है, अब ये आपको अगर दिशा पूछा जाए, ये आपको दिशा है पूरब
पूर्व पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण होता है समझने के लिए। ये आपका वर्जिनल घड़ी हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, यदि 6 बजे घंटे की सुई, 6 बज रहा है, घंटे की सुई पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। अगर 6 बज रहा होगा तो अर्थात घंटे की सुई हमारा ये हो गया। उसमें आपको क्या बोला जा रहा है, घंटे की सुई जो है किसको दर्शा रहा है, पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है। अब घंटे की सुई हमारा यहाँ है, क्या दर्शा रहा है, पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है। और पश्चिम दिशा देख रहे हैं यहाँ है, पश्चिम दिशा के साथ देख रहे हैं इस घंटे की सुई यहाँ है। अर्थात क्या हो रहा है, 90 डिग्री जो है दिशा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसमें दिया गया है 6 बजे घंटे की सुई जो है पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है, तो ये 90 डिग्री जो है इस तरीके से वापस आ रही है। तो हमें क्या पूछा गया है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो मिनट की सुई जो देख रहे हैं हमारा ऊपर की तरफ है, जब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नीचे आया है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी जो है 90 डिग्री घूमेगा। तो घुमाते हैं इसको भी, तो इसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। और घुमाने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है आपको, मिनट की सुई आपका ये हो गया। यहां से 90 डिग्री घूमेंगे, क्या प्राप्त हो रहा है, पूरब। 90 डिग्री घूमने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, पूरब दिशा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पूरब, वही आपका सही हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न आपके देख रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है ये। इससे ये बहुत ही आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं आगे। अब आपको दिया गया है क्या है, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घंटे की सुइयां विपरीत दिशा की ओर इंगित करेंगी। अब क्या हो रहा है, विपरीत दिशा जब पूछा जाए ऐसा क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री के केस में 0 डिग्री का कोण 180 का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका जो है इसके केस में क्या होता है, अगर ऐसे प्रश्न बने तो आप उस टाइम क्या कर लीजिए, 60/11 आपका जो है की पॉइंट होता है, 60/11 आपका होता है की पॉइंट। और 0 डिग्री के केस में क्या होता है, 0 डिग्री के केस में क्या होता है, जो भी समय हो दिया जाए, जो भी समय दिया जाए सीधा उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 0 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। अगर 180 अंश का कोण बन रहा है, 180 अंश का कोण पूछे तो उसके केस में क्या होता है, आप 6 को बेस मानेंगे, 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, जितना जो समय हो रहेगा जितने डायल चलेगा उतने डायल को 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें 180 अंश का कोण क्या हो रहा है वो ज्ञात हो जाएगा। तो ज्ञात करते हैं हम, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपको घड़ी होगा ये 12, 6, 9, 3, 9 हो गया और ये 3 हो गया। अब आपसे पूछा गया है 4 बजे और 5 बजे के बीच। 4 बजे था, हमें क्या करना है, पहला समय लेना है और हमें 180 अंश का कोण ज्ञात करना है। तो ऐसे 180 अंश के केस में क्या होता है, 6 को बेस मानेंगे, 6 से जितने क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो समय पूछा जाएगा उतने डायल हम चलेंगे। तो 6 से हम जो है 6 से कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। तो 6 से 4 तक जाएंगे, हमें कितने डायल हो रहे हैं, 6 से 12 तक जाएंगे तो 6 डायल हो रहे हैं। उसके बाद 4 तक जाएंगे, कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 10 डायल हो रहे हैं। क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने, किससे, 60/11 से। 10 डायल चला हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60/11। 60/11 आपका की पॉइंट रहेगा, जिस बस 6 से जितने डायल चला हुआ है इसको हमने 10 डायल चला हुआ है 6 से लेकर 4 तक, तो 10 डायल से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको 600 हो गया, 600 को हम 11 से भाग करते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है आपका। अब इसको हल करते हैं, क्या हो रहा है, 11 × 5 = 55, बचा 50, 50 और 11 से 44, 44 हो गया, 6 बचा। अर्थात क्या हो रहा है, समय जो समय दिया गया था 4:54 54 सही 6/11 मिनट पर जो है कितने जो है घड़ी सुइयां आपस में विपरीत होंगी। तो इसका जो ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, देख रहे हैं 4:55 सही 6/11 मिनट, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, तो ये दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। तो ये हमारा इस टाइप का कोण एंगल का कोण बनता है, एंगल का क्वेश्चन बनता है। तो इसके केस में क्या होता है, ये आपको नोट कर लीजिएगा, ये 60/11 आपका जो है इसको नोट कर लीजिएगा। बस कौन सा कोण पूछा जा रहा है, बस वही आपको ध्यान देना होता है। अब आपको दिया गया है कि यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष की संख्या है तो x-1 की
क्या होगा। अर्थात आपसे पूछा गया है x जो है लीप वर्षों की संख्या है, तो इसमें दिया गया 100 वर्षों में, 100 वर्षों में आपको लीप वर्षों की संख्या को ज्ञात करना होगा। क्या होगा, तो 100 वर्ष देख रहे हैं आपको अगर लीप वर्ष ज्ञात करना होता है तो जो संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाती हैं वो लीप वर्ष होती हैं। लेकिन कब, जब अगर जो है शताब्दी वर्ष नहीं है तब। अगर शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष के केस में क्या होता है, 400 से डिवाइड करते हैं, और 100 देख रहे हैं जो कि शताब्दी वर्ष है तो 100 में डिवाइड ना करके तो 100 से जो उससे पहले लीप वर्ष होगा उसको हम लेंगे। तो 100 से पहले लीप वर्ष कौन सा होगा आपका 96 जो होगा आपका लीप वर्ष होगा 100 के पहले। अब जो है 100 ये आपका x का मतलब दिया गया है, ये दिया गया है। अब इसको इसमें विषम दिन ज्ञात करना है, विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करना है, लीप वर्ष ज्ञात करना है। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए इसमें देख रहे हैं 96 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 प्राप्त हो रहा है। 24 क्या हो रहा है, 24 प्राप्त हो रहा है, ये लीप वर्ष। अर्थात क्या दिया गया, ये जो 24 दिया गया है ये x का मान है, यही आपको क्वेश्चन दिया गया है। 24 जो है यही x का मान दिया गया है और x-1 का मान पूछा गया है। तो क्या है, बस x-1 का पूछा गया था, 24 में 1 माइनस कर देंगे, क्या प्राप्त होगा 23 प्राप्त होगा, जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस टाइप बहुत ही आसान प्रश्न था और बढ़ते हैं आगे। अब ये देख रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या दिया गया है इसमें, इसके लिए आपको क्या होता है जीएस का ज्ञान होना चाहिए। क्या दिया गया है, निम्नलिखित को तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या दिया गया है, राज्यों के नाम दिया गया है, बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और असम दिया गया है। तो इसमें समझना है कैसे क्या करना है, सबसे इसको श्रेणी में लगाना है, क्रम वाइज लगाना है। तो क्रम वाइज लगाने के लिए देख रहे हैं, अगर ऑप्शन से मदद लेंगे तो ऑप्शन से भी आप हल कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है जीएस का तो जीएस के नॉलेज के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, क्या है, राजस्थान देख रहे हैं और नागालैंड। अर्थात क्या है, सबसे अगर भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र देखें, इसमें पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में देखें, नागालैंड जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र में होगा, नागालैंड जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र में होगा जो इसमें दिया गया है इन पांचों में से। और ये राजस्थान जो होगा सबसे पश्चिमी होगा। अर्थात हम देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो राजस्थान जो होगा सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी है, पश्चिमी से पूर्वी की तरफ हमें चलना है, क्योंकि हमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में इसी तरीके से दिया गया है, क्योंकि इसमें दिया गया है सबसे पहले देख रहे हैं सी डी डी, बी पहले नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें प्राप्त हो गया है सी सबसे पूर्वी जो है, इन ऑप्शनों में से सबसे पूर्वी क्षेत्र यही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डी ऑप्शन देखते हैं। डी जो है आपका राजस्थान, आपका सबसे पहले होता है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में पहला होता है। और राजस्थान से आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश प्राप्त होगा। इन पांचों में कौन प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश प्राप्त होगा। तो उत्तर प्रदेश प्राप्त होगा, देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश का दिया है सी दिया गया है। अब ऑप्शन से अगर देख रहे हैं तो डी और सी श्रेणी में देखेंगे तो हमारा ए और बी ऑप्शन इस तरीके से गलत हो गया, बच रहे हैं सी और डी। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश लेने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, पहले बिहार आएगा या असम। तो पहले बिहार आएगा तो बिहार को हम पहले रखेंगे, तो बिहार हमारा ए हो गया। उसके बाद असम हो जाएगा और सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या हो रहा है, नागालैंड। तो इस तरह के समय क्या प्राप्त होगा, इस श्रेणी बन रही है डी सी ए ई बी। ये जो हमारा क्रम मिल रहा है, डी वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये हमारा पैटर्न था, सबसे पश्चिमी से सबसे पूर्वी, भारत से पूर्वी क्षेत्र में दिया गया था, चलना था। तो हमने इस तरीके से व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब आपको दिया गया है ये पैटर्न, क्या दिया गया है, ये फिगर दिया गया है और इन ऑप्शनों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में कौन बेहतरीन तरीके से ये फिगर को जो है छुपा करके रखा गया है, जो बेहतरीन तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें क्या गया है कि चित्र के निकटस्थ सदृश है, चित्र के समान लगभग होगा। तो देखेंगे तो ऐसे केस में क्या देखेंगे, सबसे पहले चित्र के समान कौन सा देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं क्या है, कॉर्नर पे सबसे पहले देखेंगे कि अगर लाइनें जो है ये बड़ी वाली लाइन है या सबसे ऊपर है, तो ऐसे फिगर में देख रहे हैं, ऐसे में कोई बड़ी लाइन जो है इसमें ऊपर नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो हमें सिंबल दिया गया है इसको इसी हिसाब से देखते हैं। इसमें सिंबल देख रहे हैं यहाँ है और इसमें देख रहे हैं सिंबल यहाँ है, लेकिन जो है पैटर्न इसका बदल गया है, क्योंकि ये पैटर्न इसको अगर गिराएंगे तो पैटर्न हमारा ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा इस तरीके से गलत हो गया। ये जो है पैटर्न पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है, तो
आपको ऐसे इमेज को ढूंढना है जो भी कि ऐसा इमेज ऐसा ही रहे, बस उसका डायरेक्शन बदल जाए, दिशा बदल जाए। तो इसमें देख रहे हैं दिशा इसमें बदल रही है, लेकिन इसमें जो है पैटर्न का भी इसका जो है फिगर का पैटर्न भी बदल रहा है। इस तरीके से हमने इसको गलत किया। अब इसमें डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, डी वाले ऑप्शन देख रहे हैं फिगर जैसा है, सेम वैसा ही है, उसका जो है डायरेक्शन है, बस डायरेक्शन बदल गया है, बस पैटर्न भी समान है, बस इसका डायरेक्शन बदल गया है, अर्थात ये है, इसको गिरा दिया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, डी बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी कौन से में है, सी वाले ऑप्शन में है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। अब ये देख रहे हैं प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है। तो इस तरीके से आपका ये 15 क्वेश्चन आपके आज के समाप्त हो गए। तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से लगातार जुड़ते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में लगातार बेहतर कर रहे होंगे। तो आप लोगों की तैयारी हमारी बहुत ही हमारी प्राथमिकता है कि आप लोगों का जो है 2024 जो है आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा हो जाए। तो आप लोग ऐसे लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से। मिलते हैं अगले क्लास अगले दिन। धन्यवाद।